अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है, मध्य पूर्व में अमेरिकी संपत्तियों पर हमला मत करो। राष्ट्रपति ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल के सबसे महत्वपूर्ण फैसले का सामना कर रहे हैं। क्या वह अमेरिकी सेना को ईरान पर बमबारी करने का आदेश देंगे? ईरान के राष्ट्रपति ट्रंप से नाखुश हैं और ऐसा कर रहे हैं जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। वे संयुक्त राज्य अमेरिका के ठिकानों पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं, विशेष रूप से मध्य पूर्व में अमेरिकी ठिकानों पर। तो सवाल उठता है, ईरान इतनी बेवकूफ़ी भरी हरकत क्यों करेगा? खासकर जब राष्ट्रपति ट्रंप ने यह साफ कर दिया है कि अगर ईरान ने संयुक्त राज्य अमेरिका के ठिकानों पर हमला किया तो बहुत बड़ी तबाही मच जाएगी। मैं ईरान के शासन को स्पष्ट कर देता हूं कि अगर उन्होंने किसी अमेरिकी या अमेरिकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया या नष्ट करने की कोशिश की तो हम पूरी ताकत से उन पर हमला करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप ने स्पष्ट किया है कि हम इस लड़ाई में शामिल नहीं हैं, परंतु हम अपने इजरायली सहयोगियों का समर्थन करेंगे। उसी समय हमने इस लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया, लेकिन अगर आप हमारे खिलाफ आते हैं, अगर आप हमसे बदला लेने की कोशिश करते हैं, तो हम अपनी पूरी सैन्य शक्ति आपके पीछे लगा देंगे। ईरानियों को यह जानना चाहिए कि यह बाइडेन प्रशासन नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप झूठी धमकी नहीं देते। उन्होंने स्पष्ट किया है कि उन्होंने उनसे बात करने की कोशिश की थी। वह कूटनीति द्वारा संबंधों को सामान्य बनाने की आशा रखते थे। उन्होंने सख्त बोलने का रास्ता चुना। उन्होंने सड़कों पर जाकर अमेरिका मुर्दाबाद और इजरायलियों को मौत के नारे लगाने का रास्ता चुना। ये उनके नारों का परिणाम है। ये दर्शाता है कि ईरानी शासन वास्तव में कितना कमजोर है। स्टुअर्ट, पिछली बार जब उन्होंने युद्ध किया तो वो इराक में घुसने की कोशिश कर रहे थे, जिसका परिणाम अच्छा नहीं निकला था। वे आतंकवादी संगठनों हूथी, हमास और हिजबुल्लाह के साथ प्रॉक्सी युद्ध लड़ते हैं। वे सभी बुरी तरह से कमजोर हो चुके हैं और इस समय उनके पास अपनी रक्षा करने का कोई तरीका नहीं है। ईरान दो बातों से नाराज है। पहली बात तो जाहिर है राष्ट्रपति ट्रंप की कल की टिप्पणियां हैं, और दूसरी बात संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना की कार्रवाई है। चलिए जल्दी से टिप्पणियों को देखते हैं और फिर सैन्य कार्रवाई पर चर्चा करेंगे। कल सुबह ट्रंप ने सबसे पहले यही ट्वीट किया। यह माइक हकाबी द्वारा राष्ट्रपति ट्रंप को भेजे गए मैसेज का स्क्रीनशॉट है। माइक हकाबी, संयुक्त राज्य अमेरिका के इजराइल में राजदूत, ने यह कहा। अब यह एक लंबा टेक्स्ट मैसेज है, लेकिन मैं पूरा पढ़कर आपको बोर नहीं करना चाहता, तो आप वीडियो को पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ दो महत्वपूर्ण वाक्यांशों पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। टेक्स्ट के दूसरे हिस्से में वह कहते हैं, मेरी जिंदगी में कोई भी राष्ट्रपति आपकी स्थिति में नहीं रहा है, ट्रूमैन के 1945 के बाद से नहीं। 1945 में राष्ट्रपति ट्रूमैन द्वारा किए गए कार्य को आप सभी को याद होगा। वह राष्ट्रपति थे जिन्होंने अमेरिकी नागरिकों की जान बचाने का फैसला किया और हिरोशिमा और नागासाकी पर पहली 2 परमाणु बम गिराए ताकि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो सके और जापान आत्मसमर्पण कर दे। वो निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण फैसला था और इतिहास में दर्ज हो गया है। माइक हकाबी उस फैसले की तुलना उस फैसले से कर रहे हैं जिस पर राष्ट्रपति ट्रंप विचार कर रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप यह तय करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या संयुक्त राज्य अमेरिका को इस इजराइल ईरान युद्ध में शामिल होना चाहिए। क्या अमेरिका को अपने B-2 विमान इजराइल को देने चाहिए या फिर B-2 विमान का इस्तेमाल ईरान के अंदर करना चाहिए ताकि हम ईरान की परमाणु सुविधाओं को नष्ट कर सकें। अब इससे पहले कि कोई टिप्पणी करे, स्पष्ट है कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान पर N शब्द नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ न्यूक्लियर शब्द की बात हो रही है। आशा है आप इस मजाक को समझ गए होंगे, परंतु यह वास्तव में 29,000 पाउंड के बंकर बस्टर बमों के प्रयोग के विषय में है जिन्हें केवल B-2 विमान ही ले जा सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है। कल उन्होंने जो अगली टिप्पणी दी उस पर जाने से पहले मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहता हूं। हम साल के अंत तक 2 मिलियन सब्सक्राइबर पाने का लक्ष्य रखे हैं। कृपया लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाएं। आपका समर्थन हमारे लिए अहम है। आगे बढ़ते हैं। यह उनके कल के दूसरे ट्वीट की बात है। अब हमारा ईरान के ऊपर के आसमान पर पूर्ण नियंत्रण है। ईरान के पास बड़ी संख्या में अच्छे स्काई ट्रैकर्स और अन्य रक्षा उपकरण थे, लेकिन वे अमेरिकी निर्मित उपकरणों के समकक्ष नहीं थे। कोई भी यह काम अमेरिका जैसा अच्छा पुराना संयुक्त राज्य अमेरिका से बेहतर नहीं कर सकता। अब यहां कुछ बातें हैं जिनकी ओर मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस संदेश के पहले शब्द को देखिए।
राष्ट्रपति ट्रंप ने हम कहा और हम बस 1 सेकंड में हम के बारे में बात करेंगे, लेकिन मैं और बातें भी बताना चाहता हूं। ईरान के पास रूसी, चीनी और खुद के बनाए हुए वायु रक्षा तंत्र थे। ईरान के पास था, और मैं कह रहा हूं था, रूसी और चीनी निर्मित और यहां तक कि खुद के बनाए हुए वायु रक्षा तंत्र थे। वे पूरी तरह निकम्मे थे। इजरायली जेट आज भी बिना किसी रोक टोक के ईरानी आसमान में उड़ रहे हैं। ओन ऑपरेशन के 4 दिन बाद भी ईरानी वायु रक्षा अदृश्य है। इसी वजह से आपको रूस और चीन से सस्ता सामान नहीं खरीदना चाहिए। अब चलिए अगले संदेश पर चलते हैं, क्योंकि वह फिर से हम कहता है। इस बार हमें वास्तव में स्पष्ट हुआ है कि राष्ट्रपति ट्रंप हम कहकर किसका उल्लेख कर रहे हैं। हमें झात है कि सर्वोच्च नेता कहाँ छिपा है। वह आसान निशाना है, परंतु वहां सुरक्षित है। हम उसे अभी बाहर नहीं निकालने वाले, मारने वाले नहीं हैं, कम से कम अभी के लिए नहीं। लेकिन हम नहीं चाहते कि मिसाइलें आम नागरिकों या अमेरिकी सैनिकों पर दागी जाएं। हमारा सब्र अब जवाब दे रहा है। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। राष्ट्रपति ट्रंप के हम कहने पर लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि उनका इससे क्या मतलब है। गुमनाम व्हाइट हाउस अधिकारियों ने पुष्टि की है कि उनका असली मतलब क्या है। वह हमसे संयुक्त राज्य अमेरिका और इजराइल नहीं कह रहे हैं। उनका आशय हमसे अमेरिका और अमेरिकी सेना है। वे कह रहे हैं कि अमेरिकी सेना का आकाश पर पूर्ण नियंत्रण है। अमेरिकी सेना को सुप्रीम लीडर के छुपे होने की जगह का ठीक ठीक पता है, और वो बहुत अच्छे से छुपा हुआ है। यह ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह के बारे में चौंकाने वाली खबर है। ईरानी सूत्रों के अनुसार सर्वोच्च नेता अली खामेनेई अपने परिवार के साथ एक भूमिगत बंकर में खुद को सील कर चुके हैं। एक दुर्लभ संदेश में उन्होंने IRGC से कहा कि वे उन्हें पूरी शक्ति देते हैं और अब युद्ध को जारी रखने का फैसला उनके हाथों में है। IRGC कमांडर मोहम्मद फखबूर अब सभी प्रमुख निर्णय ले रहे हैं, जो संकेत देता है कि खामेनेई आधिकारिक तौर पर नहीं, लेकिन शायद खुद को अलग कर रहे हैं। तो खामेनेई ने सत्ता छोड़ दी है और वह छुप गए हैं। खैर, खामेनेई के लिए सौभाग्य की बात है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने किसी भी राजनीतिक हत्या को मंजूरी नहीं दी है। यही वजह है कि वह अभी भी जिंदा है। इजराइल ने उन्हें मारना चाहा, पर राष्ट्रपति ट्रंप ने मना किया। जब तक ईरान अमेरिकी नागरिकों या सैनिकों पर हमला कर उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाता, तब तक अमेरिका किसी राजनीतिक हस्ती की हत्या को मंजूरी नहीं देगा। इसलिए अब तक इजराइल के अभियानों में मारे गए सभी लोग या तो IRGC कमांडर या परमाणु वैज्ञानिक ही हैं। कोई भी राजनीतिक हस्ती, वर्तमान या पूर्व, नहीं। ईरान के एक पूर्व राष्ट्रपति की हत्या की अफवाह फैली, जो फेक न्यूज निकली। ठीक है, अब चलिए राष्ट्रपति ट्रंप के संदेश पर वापस आते हैं, क्योंकि कल उन्होंने जो आखिरी संदेश भेजा था वह काफी संक्षिप्त था। बिना शर्त आत्मसमर्पण। अमेरिका ईरान से यही चाहता है। अगर ईरान ऐसा प्रस्ताव देता है तो अमेरिका सैन्य रूप से शामिल नहीं होगा। परंतु दूसरी ओर ईरान चिंतित है, क्योंकि अमेरिका न सिर्फ ईरानी नेतृत्व को परेशान करने वाले बयान दे रहा है, बल्कि मध्य पूर्व में बड़ी मात्रा में सैन्य संसाधन भी भेज रहा है, मानो वह किसी चीज की तैयारी कर रहा हो। हम जो चीजें भेज रहे हैं उनका विवरण यहाँ है, लेकिन एक और बात जिसका जिक्र कई लोग कर रहे हैं, जो अमेरिकी संलिप्तता बढ़ने का संकेत हो सकती है, वह है अमेरिकी संपत्तियां और सैन्य संसाधन जो अमेरिका से मध्य पूर्व भेजे जा रहे हैं। वे सऊदी अरब जा रहे हैं, वे कतर जा रहे हैं, हमारे पास जो भी बेस हैं वहां जा रहे हैं, और कुछ आंकड़ों में 20 टैंकर शामिल हैं। अब टैंकरों की आपको वास्तव में संयुक्त राज्य अमेरिका के बेस की रक्षा के लिए जरूरत नहीं होती। अगर आप सोचें तो जेट्स वे बेस से उड़ सकते हैं अगर वे ईरान द्वारा भेजी गई किसी भी मिसाइल को गिराना चाहें। तो यह तथ्य कि टैंकर वहां जा रहे हैं, यह किसी चीज की ओर इशारा कर सकता है, कुछ आक्रामक मिशन जो संयुक्त राज्य अमेरिका योजना बना रहा है। इसके अलावा हमारे पास F-35, F-16 हैं, ये सभी वहां जा रहे हैं। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इजराइल के पास पहले से ही F-35 हैं। वे ईरान के अंदर बिना रोक टोक के ऑपरेट कर रहे हैं। तो संयुक्त राज्य अमेरिका शायद उस भंडार में बस और जोड़ रहा है अगर हम इसमें शामिल होते हैं। इसके अलावा आप जानते हैं, जैसे कि F-35 जो इजराइल के पास पहले से है, एक चीज जो इजराइल के पास नहीं है वह है B-2 बॉम्बर्स। अब यह एक ऐसी चीज है जिस पर ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि इजराइल का मुख्य लक्ष्य मूल रूप से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट करना है, और वह केवल तभी संभव है। B-2 30,000 पाउंड के बंकर बस्टर ले जा सकता है, जो ईरान द्वारा पहाड़ों के भीतर निर्मित परमाणु सुविधाओं की गहराई तक पहुंच सकते हैं।
अभी से लगभग 10 मिनट पहले तक हमारे सभी 19 या शायद 18 B-2 मिसौरी में हैं। वे डिएगो गार्सिया में नहीं हैं। 2 महीने पहले ईरान को अमेरिका के साथ बातचीत के लिए मजबूर करने की कोशिश के दौरान वे वहां थे, राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा 60 दिन की चेतावनी से पहले। अभी वे मिसौरी में हैं। जब B-2 चलना शुरू करेंगे, मुझे लगता है कि वह हमें यह संकेत देगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका निश्चित रूप से शामिल हो रहा है। फिलहाल अन्य सैन्य संसाधन मध्य पूर्व की ओर जा रहे हैं। एक और बात, B-2 को डिएगो गार्सिया जाना जरूरी नहीं है। B-2 में यह क्षमता है कि वे मिसूरी से उड़ान भर सकते हैं, सीधे ईरान जा सकते हैं, रास्ते में हवा में ही ईंधन भर सकते हैं, बंकर बस्टर गिरा सकते हैं और फिर मिसूरी वापस लौट सकते हैं। तो अगर हम वाकई में इसे गुप्त रखना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि ईरान को कोई संकेत मिले कि B-2 आ रहे हैं, तो हम ऐसा कर सकते हैं। वे पूरे सफर को 60 घंटे के राउंड ट्रिप में पूरा कर सकते हैं, बिना कहीं उतरे। वे प्रशांत महासागर के रास्ते से सीधे ईरान जा सकते हैं और वापस आ सकते हैं। वे ऐसा 2 बार पहले भी कर चुके हैं, यमन में राष्ट्रपति बाइडेन के तहत और 2003 में अफगानिस्तान जाते समय। दोनों बार B-2 ने मिसूरी से मध्य पूर्व तक उड़ान भरी, बम गिराए और बिना कहीं उतरे वापस लौट आए। हमारे पास अद्वितीय एवं शक्तिशाली तकनीक है जो किसी अन्य देश के पास नहीं है। ये अदृश्य स्टेल्थ बॉम्बर्स हैं जो जमीन के बहुत नीचे घुस सकते हैं। ये कुछ फुटेज हैं उन संसाधनों के जो संयुक्त राज्य अमेरिका भेज रहा है। यह यूनाइटेड किंगडम के ऊपर था। वहां से भी मेरे पास कुछ दिलचस्प खबरें हैं। यूके मिशन में शामिल हो रहा है। अगर संयुक्त राज्य अमेरिका इसमें जाता है तो यूनाइटेड किंगडम भी जाएगा। आज सुबह यूके के ऊपर कुछ के C-130 5S और F-35 5S मध्य पूर्व की ओर जाते देखे गए। और कल रात, असल में पूरे कल, हमने बहुत सारे टैंकरों को संयुक्त राज्य अमेरिका से मध्य पूर्व जाते हुए कवर किया, लगभग 30 के आसपास। ये निश्चित रूप से बहुत बड़ी संख्या है। अब बहुत से लोग पहले से ही बात कर रहे हैं कि अगर संयुक्त राज्य अमेरिका इसमें शामिल होता है तो वो B-2 का इस्तेमाल करेगा। ये हम पहले ही कवर कर चुके हैं। एक और बात, पेंटागन ने पुष्टि की है कि हमारे पास डिएगो गार्सिया में B-52 हैं। अब जो लोग इसे फॉलो नहीं कर रहे हैं उनके लिए ये डिएगो गार्सिया है। ये वो एयरबेस है जो हमारे पास हिंद महासागर में है। यह ब्रिटिश क्षेत्र हिंद महासागर में है। हम इसे ईरान को चेतावनी देने के लिए एक बेस के रूप में इस्तेमाल करते हैं। कोई भी बॉम्बर या जेट यहां से उड़ान भरकर ईरान जा सकता है और बिना रिफ्यूल किए वापस आ सकता है। ईरानी मिसाइलें और ड्रोन शायद इस एयरबेस तक पहुंच सकते हैं, लेकिन यह मूलतः ईरान की पहुंच से बाहर है। इसलिए ईरान हमारे यहाँ के संसाधनों को धमकी नहीं दे सकता, परंतु हमारे संसाधन वहां जाकर आदेश के अनुसार काम करने में सक्षम हैं। और ये सिर्फ एयर संसाधन नहीं है, बहुत सारे नेवी के संसाधन भी हैं। कल हमने कवर किया था कि हमारा तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर मध्य पूर्व जा रहा है। ये बहुत ही दुर्लभ है। आमतौर पर हमारे पास सिर्फ 1 या 2 ही होते हैं। यहाँ तक कि जब हम कुछ महीने पहले यमन पर बमबारी कर रहे थे, मैं कहूँगा ऑपरेशन रफ राइडर्स कब था, उस समय भी हमारे पास वहाँ 2 एयरक्राफ्ट कैरियर थे, लेकिन अब एक तीसरा भी वहाँ जा रहा है। मैं खुद को नेवी युद्ध का विशेषज्ञ नहीं मानता, लेकिन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारे पास जितने भी संसाधन हैं। और हमारे पास USS निमिट्ज भी है जो पैसिफिक थिएटर से साउथ चाइना सी से मध्य पूर्व जा रहा है। यही उसका रास्ता है। मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है, इसलिए आपको दिखाना चाहता था। वैसे हमारे पास लगभग 2000 लोग हैं। जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे 1.8 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएं। आप लोग सब्सक्राइब वाला बटन ठीक नीचे देख सकते हैं, मेरे चेहरे के नीचे वो नंबर। और यूनाइटेड किंगडम की बात करें, वैसे जैसा मैंने कहा, हमारे पास कुछ बड़ी खबर थी। यूनाइटेड स्टेट्स के अलावा अन्य देश भी मिडिल ईस्ट में सैन्य संसाधन भेज रहे हैं। यह यूके यूनाइटेड किंगडम है। हमारे पास फुटेज है जिसे बाद में दिखाएंगे, जिसमें इजराइल वास्तव में इन लॉन्चर्स को निशाना बना रहा है। और एक बार जब आपके पास लॉन्चर्स नहीं बचते तो आपके पास जो मिसाइलें हैं उनका इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाता है। एक और बात, चलिए अपनी कवरेज जारी रखते हैं। पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और इजरायली रक्षा विभाग के कई लोग मानते हैं कि अमेरिका इस युद्ध में शामिल होगा क्योंकि इजराइल को अमेरिका के B-2s की ज़रूरत है ताकि वे फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी को नष्ट कर सके। बिना इसके उनका पूरा ऑपरेशन व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि अगर वे न्यूक्लियर प्रोग्राम को नहीं रोक सकते
तो फिर इतना सब करने का कोई मतलब नहीं है। एक और बात, जैसा कि आपने अभी सुना, यूनाइटेड स्टेट्स ईरान और इराक से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। खैर, सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स ही नहीं है, चीन ने अपना दूतावास बंद कर दिया है। अगर मुझे सही याद है तो मुझे लगता है कि भारत अपने भारतीय नागरिकों को तुर्कमेनिस्तान या पूर्वी एशिया के किसी और देश के जरिए निकाल रहा है। वे उस देश का इस्तेमाल भारतीय नागरिकों को वहां से निकालने के लिए कर रहे हैं। कई देश तेहरान से बस निकल रहे हैं। ये सिर्फ देश नहीं है, कल हमने देखा था ईरानी भी देश छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। कल रात हमने इसकी रिपोर्ट की। राष्ट्रपति ट्रंप ने इसके लिए पहले ही चेतावनी दी थी। ईरान के तेहरान में जो भी लोग हैं उन्हें वहां से निकलना चाहिए। यह घटना आधी रात के बाद हुई जब लोग सो रहे थे। तेहरान की आबादी 1 करोड़ है। पूरे शहर में अफरा तफरी है। हमले जारी हैं, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप की चेतावनी के बाद लग रहा है कुछ बड़ा होने वाला है। कई लोग शहर छोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है आप लोग पॉलीमेटर को ज्यादा महत्व न दें, लेकिन यह एक सट्टेबाजी वेबसाइट की तरह है जहां लोग इस बात पर दांव लगा सकते हैं कि कुछ होगा या नहीं। यह काफी उपयोगी रहा है। यह हमेशा सही नहीं होता, लेकिन अक्सर जब लोगों के पैसे दांव पर होते हैं तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्या होगा। 70 लोग पॉलीमेटर पर यकीन करते हैं और लाखों डॉलर की शर्त है कि 70% चांस है कि अमेरिका इसमें शामिल होकर सैन्य कार्रवाई करेगा। हमें याद है कि कल रात व्हाइट हाउस ने कई टिप्पणियां की थीं। काफी सारी पोस्टें मूल रूप से जनता का समर्थन पाने के लिए की जा रही थीं ताकि ईरान में शामिल हुआ जा सके। ट्रंप यही कर रहे थे। खैर, आज जे.डी. वेंस उपराष्ट्रपति भी टिप्पणियां कर रहे हैं। मुझे लंबी पोस्ट पढ़ना पसंद नहीं है। वह उपराष्ट्रपति हैं तो हमें इसे पढ़ना ही होगा। आइए इसे देखते हैं। मैं इसे अंदर से देख रहा हूं। मैं मानता हूं कि मैं पक्षपाती हूं। हमारे राष्ट्रपति और मेरे दोस्त के पक्ष में सोशल मीडिया पर बहुत सारी अजीब बातें चल रही हैं, तो मैं कुछ चीजों को स्पष्ट करना चाहता था। ईरान के मुद्दे पर पिछले 10 वर्षों से पोटोस का रुख रहा है कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं जे.डी. वेंस के रुख की पृष्ठभूमि देना चाहता हूं। जहां तक सवाल है कि क्या अमेरिका को विदेशों में शामिल होना चाहिए या नहीं, जे.डी. वेंस प्रशासन में सबसे बड़े आईएसओ श्रोताओं में से एक हैं। अगर आप लोगों को लीक हुए टेक्स्ट मैसेज या सिग्नल चैट याद हो, तो वे वास्तव में यमन में अमेरिका के शामिल होने के खिलाफ तर्क नहीं कर रहे थे, बल्कि वे इसके खिलाफ बहस कर रहे थे। वे कह रहे थे कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यहां तक कि वे भी ईरान के समर्थन में सामने आ रहे हैं। कम से कम इस बयान से तो ऐसा ही लगता है। यह निश्चित रूप से एक बड़ी बात है और यह उन लोगों के लिए एक संकेत है जो चीजों को करीब से पढ़ रहे हैं कि अमेरिका क्या कर सकता है। पिछले कुछ महीनों में उन्होंने ईरानियों से समझौते के लिए अपनी विदेश नीति टीम को प्रेरित किया ताकि वे अपने लक्ष्य प्राप्त कर सकें। राष्ट्रपति ने स्पष्ट किया है कि ईरान को यूरेनियम संवर्धन की अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्होंने बार बार कहा कि यह 2 तरीकों में से किसी एक से होगा, आसान तरीका या दूसरा तरीका। अब वार्ताओं में सबसे बड़ा मतभेद का मुद्दा, अमेरिका और ईरान पिछले 60 दिनों से वार्ता कर रहे हैं और आज 61वां दिन है। इजराइल ने बातचीत न बढ़ने के कारण उसी दिन ऑपरेशन शुरू किया। ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम जारी रखने पर अड्डा था, जो सबसे बड़ा विवाद था। ईरान सार्वजनिक रूप से कह रहा था कि वे परमाणु सुविधाओं का इस्तेमाल हथियारों के लिए नहीं करेंगे, लेकिन नागरिक उद्देश्यों के लिए यूरेनियम संवर्धन जारी रखना चाहते हैं, ऊर्जा के उद्देश्यों और ऐसी ही दूसरी चीजों के लिए। राष्ट्रपति ट्रंप का कहना था कि वे ये सब जारी रख सकते हैं, लेकिन उन्हें यूरेनियम संवर्धन नहीं करना चाहिए और इसे दूसरे देशों से खरीदना चाहिए। वे इसे यूरोप से खरीद सकते हैं, वे इसे चीन से खरीद सकते हैं या किसी भी देश से। यही सबसे बड़ा मतभेद था। ईरान सार्वजनिक रूप से परमाणु हथियार नहीं चाहने का दावा कर रहा है, हालांकि इसकी सच्चाई अज्ञात है। लेकिन वे कह रहे थे कि हम यूरेनियम संवर्धन जारी रखना चाहते हैं। यही सबसे बड़ा मतभेद था और इसी वजह से हमारे पास परमाणु समझौता नहीं था। चलिए जे.डी. रैंड की पोस्ट के साथ आगे बढ़ते हैं। दूसरा, मैंने नागरिक परमाणु ऊर्जा और यूरेनियम संवर्धन के मुद्दे पर काफी भ्रम देखा है। ईरान के पास बिना संवर्धन के नागरिक परमाणु ऊर्जा हो सकती थी, लेकिन ईरान ने उसे ठुकरा दिया। ये अलग मुद्दे हैं। इस दौरान ईरान ने नागरिक उपयोग से अधिक यूरेनियम को संवर्धित किया है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने उन्हें अप्रसार दायित्वों के उल्लंघन का दोषी पाया है, जो एक दक्षिणपंथी संगठन नहीं है। अब इस पर थोड़ा और संदर्भ। इजराइल दावा कर रहा था कि जब ईरान ट्रंप के साथ बातचीत का दिखावा कर रहा था,
उसी दौरान वह वास्तव में बहुत तेजी से यूरेनियम संवर्धित कर रहा था, इससे पहले कि उन्होंने अपने ऑपरेशन शुरू किए। असल में इजराइल जो कहना चाह रहा था वह यह था कि ईरान बम बना रहा था, जबकि वे सिर्फ बातचीत को टाल रहे थे। यही उनका मकसद था और इसी वजह से इजराइल ने पिछले कुछ दिनों में इतनी जल्दी कार्रवाई की। अब दूसरी बात, संयुक्त राष्ट्र की संस्था जो यहाँ है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उन्होंने 20 साल में पहली बार यह कहा है कि ईरान संधि के तहत अपनी जिम्मेदारियों का पालन नहीं कर रहा है। तो यह पहली बार था और यह एक बड़ा संकेत था कि ठीक है, ईरान कुछ कर रहा है और किसी को इस बारे में कुछ करना चाहिए। लेकिन चलिए उपराष्ट्रपति की पोस्ट के साथ आगे बढ़ते हैं। नागरिक परमाणु ऊर्जा की इच्छा और उन्नत संवर्धन क्षमता की मांग दोनों अलग बातें हैं। यूरेनियम को हथियार ग्रेड स्तर तक संवर्धित करने के साथ साथ बुनियादी अप्रसार दायित्वों का उल्लंघन एक अलग बात है। मुझे अभी तक ईरान द्वारा नागरिक उपयोग की सीमा से कहीं ऊपर यूरेनियम संवर्धित करने की आवश्यकता का कोई अच्छा तर्क नहीं मिला है। क्या आपने डिक्टेटर फिल्म देखी है? उसमें एक आदमी भाषण देते हुए हंसते हुए कहता है कि हम केवल नागरिक उद्देश्यों के लिए ही यूरेनियम संवर्धित करेंगे। मुझे नहीं पता कि मैं यह फिल्म क्लिप साझा कर सकता हूं या नहीं, शायद स्ट्रीम हटा दी जाएगी। ईरान सार्वजनिक रूप से यह कह रहा था कि उन्हें ऊर्जा के लिए परमाणु कार्यक्रम चाहिए, लेकिन पीछे पीछे वे हंस रहे थे। मुझे नहीं लगता कि उन्हें उम्मीद थी कि इजराइल जो कर पाएगा वह कर देगा। पिछले 4 दशकों से ईरान इजराइल से युद्ध की तैयारी कर रहा था, लेकिन वे तैयार नहीं थे। राष्ट्रपति ने हमारे सैनिकों और नागरिकों की सुरक्षा पर सैन्य बल का ध्यान केंद्रित रखने में संयम दिखाया। अब वह यह महत्वपूर्ण फैसला कर सकते हैं कि ईरानी संवर्धन को समाप्त करने के लिए और कदम उठाने की जरूरत है। आखिरकार वह फैसला राष्ट्रपति का ही है और निश्चित रूप से लोग विदेशी उलझनों को लेकर चिंतित होने में सही हैं, खासकर पिछले 25 वर्षों की मूर्खतापूर्ण विदेश नीति के बाद। मेरे विचार से राष्ट्रपति ने इस मुद्दे पर विश्वास अर्जित किया है, जैसा कि मैंने खुद नजदीक से देखा है। वे अमेरिकी सेना का उपयोग केवल अमेरिकी जनता के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए करना चाहते हैं। मैं आपको इसकी गारंटी दे सकता हूं। ऐसा लगता है जैसे वे जनता का समर्थन पाने की कोशिश कर रहे हैं। वे जनता का समर्थन पाने की कोशिश कर रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप पिछले 2 घंटे से संभावित अमेरिकी हमलों और हस्तक्षेप के लिए अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक में हैं। वो बयान देंगे। जब वो बाहर आएंगे हम भी शामिल होंगे। लेकिन ये वही बात है जो उन्होंने कल रात कनाडा से अमेरिका जाते हुए कही थी। और ये जरूरी है, उम्मीद है आप लोग इसे सुन सकते हैं, क्योंकि ये एयरफोर्स 1 पर है और विमान की आवाज पीछे आ रही है, तो सुनना थोड़ा मुश्किल है। तो सवाल यह है कि अगर आप लोग नहीं सुन पा रहे हैं तो पत्रकार ने पूछा कि युद्ध विराम से बेहतर क्या है, आप क्या चाहते हैं? और वो ये इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि ट्रंप ने कहा था कि हम युद्ध विराम से भी बेहतर कुछ करने वाले हैं जब वो व्हाइट हाउस आ रहे थे। युद्ध विराम से आप किस उद्देश्य की पूर्ति चाहते हैं? एक अंत, असली अंत, सिर्फ युद्ध विराम नहीं, एक अंत, कुछ ऐसा जो स्थायी हो। हाँ, या पूरी तरह से हार मान लेना, वो भी ठीक है। क्या तुम करीब हो? क्या वो संभव है अगले 24 घंटों में? क्यों नहीं, बिल्कुल मुमकिन है। पूरी तरह से हार मान लेना वो मुमकिन है। हाँ। ईरानी सूत्रों के अनुसार सर्वोच्च नेता अली खामेनेई अपने परिवार के साथ एक भूमिगत बंकर में शरण ले चुके हैं। यह स्थान जाहिर तौर पर लोगों को पता नहीं चलना चाहिए था, लेकिन ट्रंप ने पूरी दुनिया को बताकर इस जगह का पता लगा दिया कि तथाकथित सर्वोच्च नेता कहां छिपे हुए हैं। वह एक बंकर में छिपा हुआ है और लोगों और प्रशासन के पास उसके निर्देशांक हैं। मुझे एक और बात बतानी है। ट्रंप ने सुबह ट्वीट की, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वह उस शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे। हमने अभी बहुत देखा। अब हमने स्टेट डिपार्टमेंट प्रोफेसर में देखा कि लोग पूछ रहे थे कि हम का मतलब क्या है। खैर, एक गुमनाम अधिकारी जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में था, उसने कहा कि हम का मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका है। उसने कोई और स्पष्टीकरण नहीं दिया, बस यही एक वाक्य कहा कि हम का मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो अमेरिका जानता है, इसका मतलब है कि अमेरिका पहले से ही इजराइल के साथ इंटेलिजेंस साझा करने में शामिल है। पिछले 2 दिनों में ट्रंप और प्रशासन इस बात को सार्वजनिक रूप से नकार रहे थे। वे कह रहे थे कि हम केवल रक्षात्मक उद्देश्यों में ही शामिल थे। हम इंटेलिजेंस साझा नहीं कर रहे थे, हम कुछ भी नहीं कर रहे थे।
लेकिन अब ट्रंप कह रहे हैं कि हम, और फिर प्रशासन के कई लोगों ने एक गुमनाम रूप से पुष्टि की कि हम का मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका है, तो हम इजराइल के साथ इंटेलिजेंस साझा कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईरान ने हत्या की घटनाओं की स्थिति में संवेदनशील केंद्रों को संभालने के लिए योजनाएं तैयार की हैं। नेताओं की तो ईरान ने पहले ही बहुत कुछ खो दिया है। कई लोगों की हत्या हुई, परंतु अभी तक हमने कोई राजनीतिक हत्या नहीं देखी थी। पिछले 3 दिनों में केवल IRGC के सैन्य और परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या हुई थी, सरकार के किसी अधिकारी की नहीं। रिपोर्ट्स के अनुसार एक पूर्व राष्ट्रपति की हत्या हुई है, हालांकि अभी तक इसकी पूरी पुष्टि नहीं हुई है। हमने स्टेट डिपार्टमेंट प्रेसर में यह बात सुनी, उनसे पूछा गया पर जवाब नहीं दिया, कहा यह सवाल इजराइल से पूछें। हमने अपुष्ट रिपोर्ट्स देखी हैं। ट्रंप सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं कि हमें उसकी लोकेशन पता है, लेकिन अभी मारने नहीं जा रहे। ईरान के सर्वोच्च नेता के लिए यह डरावनी चेतावनी है। रिपोर्ट के अनुसार उनकी आगे बढ़ने की प्लानिंग है, लेकिन सफलता की गारंटी नहीं। नेता के जाने पर ईरान शायद युद्ध विराम माने। अब पूर्व प्रिंस के बेटे का जिक्र है। कुछ ऐसा जो बहुत जल्द हो सकता है और आखिरकार मेरे साथी देशवासी इसे पार कर पाएंगे। और निश्चित रूप से हमारे संघर्ष के इस चरण के लिए ही नहीं, बल्कि उसके बाद क्या होगा उसके लिए भी एक योजना है। यह चरण है इस शासन से मुक्ति का और उसके तुरंत बाद संक्रमण का, जिसकी हम आशा करते हैं कि वह लोकतांत्रिक परिणाम में परिणत होगा। एक अभियान चल रहा है जो स्पष्ट रूप से एक लोकतांत्रिक परिणाम चाहता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ कई संकेत मिलते हैं कि इजराइल न केवल सैन्य और परमाणु ठिकानों को निशाना बना रहा है, वे शासन परिवर्तन के प्रयास में आगे बढ़ रहे हैं। इसके कुछ संकेत जैसे सर्वेक्षण अब दिखाई दिए हैं। अभी हमारे चैट में एक पोल चल रहा है जिसमें पूछा गया था कि क्या आप इजराइल द्वारा ईरान के राज्य टीवी भवन को निशाना बनाने से सहमत हैं। लगभग 1700 वोट मिले हैं और उनमें से 75% लोगों ने हाँ में वोट दिया है। अगर आपने अभी तक वोट नहीं किया है तो जरूर करें। कल हमने देखा कि ईरानी शासन हिंसा के लिए उकसा रहा है और एक टीवी स्टेशन को निशाना बना रहा था, जो असामान्य है। हालांकि मुझे पूरा यकीन नहीं है, लेकिन ये निश्चित रूप से उनका काम है। ये एक सरकारी टीवी स्टेशन है, मुझे इसका पक्का पता है। मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, बस थोड़ा उलझन में हूं। मुझे नहीं पता, मैं थोड़ा सा उलझन में हूं कि टीवी स्टेशन को निशाना बनाने का मकसद क्या है। बैंकों के साथ भी यही बात है। हैकर ग्रुप प्रीडेटरी स्पैरो ने पहले भी ईरानियों के खिलाफ बड़े साइबर हमलों की जिम्मेदारी ली है। मंगलवार को कहा गया कि उन्होंने IRGC से जुड़े ईरानी बैंक में सारा डेटा नष्ट करने के लिए साइबर हमला किया। ईरान में अगर आप कोई बड़ा बिजनेस चला रहे हैं तो वो निश्चित रूप से IRGC से जुड़ा होता है, लेकिन हम राज्य टीवी और बैंक को निशाना बना रहे हैं, जिससे शासन परिवर्तन का लक्ष्य स्पष्ट होता है। हम उनकी जनता पर पकड़ और प्रचार तंत्र को कमजोर कर रहे हैं। ईरान में इंटरनेट बंद है। हमारे पास ईरान के बाहर बहुत लोग हैं, लेकिन उनके परिवार ईरान के अंदर हैं। वे किसी से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, जो निश्चित रूप से चिंताजनक है। कई लोग, यहाँ तक कि ईरानी सरकार भी कह रही है कि यह सब इजराइल कर रहा है, परंतु मुझे इसमें संदेह है, क्योंकि ईरानी शासन ने ऐसा कई बार किया है। जब भी वे जनता पर नियंत्रण खो देते हैं, घबराहट होती है और शासन खतरे में पड़ जाता है। वे अपना इंटरनेट बंद कर देते हैं। वे बस सूचना के प्रसार को रोकना चाहते हैं। इस प्रकार वे ईरान के भीतर होने वाली वार्ता और सूचना के प्रसार को काफी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं। मुझे सच में लगता है कि शायद यह शासन ही है जो इंटरनेट बंद करने की कोशिश कर रहा है। ये वास्तव में इजराइल नहीं है। इजराइल इंटरनेट बंद क्यों करना चाहेगा? मेरा मानना है कि ईरान शायद इसका इस्तेमाल पलटवार के लिए नहीं कर सकता। मेरा मानना है कि सरकारी चैनल सार्वजनिक चैनलों की तुलना में शायद अधिक सुरक्षित है, खासकर इजराइल में। जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी, हम उसी विषय पर आगे बढ़ रहे हैं। जेम्स ने चैट में बताया कि स्टारलिंक ईरान में सक्रिय है, जिससे लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे इसके कामकाज का ठीक से पता नहीं, पर एलन मस्क ने ट्विटर पर इसकी पुष्टि की है। इजराइल ईरान के अंदर मिसाइल लॉन्चर और भंडार सहित कई सैन्य ठिकानों पर हमला कर रहा है। ये एक मजेदार क्लिप है जिसमें एक मिसाइल बिल्कुल पागल हो गई जब इजराइल ने उसके ट्रक को उड़ा दिया।
मिसाइल की गति पर ध्यान दें, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। शायद कार्टून में ही ऐसा दिखता है। आईडीएफ ने ईरानी वायु रक्षा प्रणाली, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें आदि को नष्ट करने के कई वीडियो साझा किए हैं। दुर्भाग्य से मैं आप लोगों को यह क्लिप नहीं दिखा सकता। हमारी लाइव स्ट्रीम हर दिन डिमोनेटाइज हो जाती है। यह क्लिप अत्यधिक हो सकती है, जिसमें स्ट्राइक से पहले लोगों की हलचल दिखाई दे रही है। मुझे नहीं लगता आप ऐसा देखना पसंद करेंगे। लोग मर रहे हैं क्योंकि वे IRGC के लिए काम कर रहे हैं, पर मुझे नहीं पता यूट्यूब हमें ये देखने देगा या नहीं, इसलिए हम इसे छोड़ देंगे। मैं आपको इजराइल द्वारा एयर डिफेंस नष्ट करने का और फुटेज दिखा सकता हूं। मुझे लगता है यह ठीक है। एक और बात, इजराइल ईरान के चारों ओर अन्य परमाणु सुविधाओं पर भी हमला करता रहा है। मैं आपको लोगों को फिर से नक्शा दिखाना चाहता हूं। अगर आप अभी अभी जुड़े हैं तो मैं इसे खोल लेता हूं। आप लोग देख सकते हैं इजराइल इस इस्फान सुविधा पर हमला करता रहा है। यही वह जगह है जहां से यह फुटेज है। नमक जल रहा है। और उन्होंने इस सुविधा पर भी कांटों में हमला किया है, लेकिन मुझे लगता है कि इसे पूरी तरह से नष्ट करने के लिए उन्हें अमेरिकी मदद की जरूरत है, क्योंकि यह सुविधा जाहिर तौर पर जमीन के काफी नीचे है और अमेरिका के पास नहीं, इजराइल के पास F-35 हैं, लेकिन F-35 के पास उतने बंकर बस्टर ले जाने की क्षमता नहीं है जितनी गहराई तक पहुंचने के लिए चाहिए। केवल एक ही विमान है जो यह कर सकता है, वह है B-2। इसलिए इजराइल सच में चाहता है कि अमेरिका इसमें शामिल हो, क्योंकि B-2 के पास यह क्षमता है। अब यह मेरा पसंदीदा विषय है। रूस बड़ी बड़ी बातें करता है पर उन्हें पूरा नहीं करता। मेरे विचार से इस बार रूस गलत है। रूस ने अभी ईरान को जरूरत पड़ने पर मदद देने से इनकार कर दिया। मैं सबको इस साल की शुरुआत की याद दिलाना चाहता हूं। रूस और ईरान ने एक रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए थे। अगला वाक्य। मैं कहना चाहता हूं कि ये मेरा वाक्य नहीं है। रूस ने कहा था कि रणनीतिक साझेदारी दोनों देशों की सुरक्षा की गारंटी देती है। ऐसी चीजों पर हस्ताक्षर करना आसान है। अपने ट्विटर अकाउंट्स, सारे बॉट अकाउंट्स रखना भी आसान है। रूस के पास ट्विटर पर जो अकाउंट्स हैं उनसे ये सब प्रचार करवाना आसान है, लेकिन वादों को सच में निभाना बहुत मुश्किल है। जब ईरान को रूस की मदद चाहिए होती है, ईरान के रूस में राजदूत ने कहा कि रूस उनकी मदद नहीं करता और इससे ईरान नाराज हो जाता है। ईरानी लोग कभी नहीं भूलेंगे कि इस समय में कौन उनके साथ खड़ा था और किसने कुछ नहीं किया। बताओ कौन कुछ नहीं कर रहा है? रूस मध्यस्थता करने के लिए तैयार है। इजराइलियों ने ईरान में 4 दिनों में वो कर दिया जो रूस नहीं कर सका 3 साल 6 महीने में। वो क्या था? हवाई वर्चस्व हासिल करना। जैसा कि हमने अभी देखा, इजराइल ने बहुत सारे रूसी हवाई रक्षा सिस्टम नष्ट कर दिए हैं। ईरान के पास चीनी हवाई रक्षा प्रणाली है। दूसरी ओर रूस के पास यूक्रेन में हवाई वर्चस्व नहीं है। यूक्रेन वास्तव में रूस के भीतर साइबेरिया तक गहराई से प्रवेश कर रहा है और रूसी विमानों को नष्ट कर रहा है। रूस यूक्रेन से इतनी बुरी तरह हार रहा है। इजरायलियों ने अमेरिकी निर्मित F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स का इस्तेमाल करके 4 दिनों से भी कम समय में वह कर दिखाया जो रूसी वायुसेना 3 साल से भी ज्यादा समय में यूक्रेन में नहीं कर पाई। उन्होंने हवाई वर्चस्व स्थापित कर लिया है, जिसका मतलब है कि अब इजरायली नॉन स्टेल्थ F-15 और F-16 फाइटर जेट्स हवाई हमले कर सकते हैं और उन मोबाइल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स का पीछा कर सकते हैं जो इजरायली शहरों में आतंक फैला रहे हैं। 2 अमेरिकी नौसेना के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर USS सुलिवन्स और USS अर्लेबर्ग पूर्वी भूमध्य सागर में इजराइल की ओर दागी गई ईरानी मिसाइलों को मार गिरा रहे हैं। नौसेना ने बैकअप के लिए USS थॉमस हडनर के साथ एक और नौसेना डिस्ट्रॉयर को भी आदेश दिया है। एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप USS निमिट्ज अपने अंतिम समुद्री सफर पर प्रशांत महासागर से तैनात होगा। यह बहुत प्रतीकात्मक है क्योंकि 1980 में भी निमिट्ज ही तैनात किया गया था और उसके हेलीकॉप्टर तेहरान में बंधक बनाए गए अमेरिकियों को बचाने की असफल अमेरिकी कोशिश का हिस्सा थे। तब से ही अमेरिका ईरान के खिलाफ एक छाया युद्ध में रहा है। इजराइल को ईरान के पर्वतीय और भूमिगत परमाणु कार्यक्रम तक पहुंचने के लिए अमेरिका की सहायता की आवश्यकता हो सकती है।
अमेरिका के B-2 बॉम्बर ही एकमात्र विमान हैं जो 30,000 पाउंड के बंकर बस्टर बम मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर गिरा सकते हैं। अंततः यह कुछ ईरानी ठिकानों का प्रलेखन है जो यह दर्शाता है कि वे पहले और बाद में कैसे दिखते हैं। काफी शानदार। पूरी तरह से तबाह, पूरी तरह से तबाह, पूरी तरह से तबाह। मेरे पास सिर्फ इतनी ही कवरेज है। आपको ये कवरेज पसंद आई होगी। जल्द ही फिर मिलेंगे।